गौरव मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत मिश्रा साहब आप ही के साथ। देखिए, कह रहे हैं कि भाई आप जब इतिहास के पन्ने टटोलते हैं तो एक पन्ना सुमन साहब ने भी खोल दिया। अब उसमें क्या गलत है? इतिहास 200 साल पहले समाजवादी पार्टी ने तो नहीं लिखा था और उसने इसका उल्लेख किया है। अब या तो इतिहास में जो लिखा गया है उसकी चर्चा होते रहेगी या फिर इतिहास के इन पन्नों को पलटते पलटते आगे की सियासत। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट आप ही से मिश्रा साहब। देखिए, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए जो सूट करता है उसके अनुसार अगर इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। अगर एरिक्सन और लेंडफूल के इतिहास को पढ़ेंगे तो ठीक है, उनके पक्ष में जाता है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी के इतिहास को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका कथन झूठा साबित होता है, मिथ्या साबित होता है। वहीं मेवाड़ के इतिहास को अगर देखेंगे, उसके रिकॉर्ड को देखेंगे, तमाम किताबों को अगर देखेंगे तो कहीं इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा संकेत जरूर मिलता है कि बाबर के साथ राणा सांगा का कुछ समझौता जरूर रहा होगा, लेकिन वो समझौते के लिए मजबूर कौन रहा होगा, जरा ये बताइए। क्या राणा सांगा मजबूत रहे होंगे? वो इब्राहिम लोदी जिसको दो बार उन्होंने पराजित किया, जो जिसके तलवार से पूरा उत्तर भारत फर्राता था, जिसको हिंदू पदशाही का तमगा मिला हुआ था, जिसको वो सम्मान मिला हुआ था, जिसने लगातार 99 युद्ध जीते। आप बताइए उसको क्या आवश्यकता उस बाबर की जिसको उज्बेक से भगा दिया गया था, जो स्वयं अफगानों के साथ लड़ रहा था। कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक आधार पर दोनों में कुछ रहा होगा, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देना और भारत के किसी नायक को इस तरह से गंदे शब्दों से नवाजना सिर्फ तुच्छ तुष्टीकरण के वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो मुझे लगता है कि भारत अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां वो अपने इतिहास के साथ हुए नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये विपक्ष में बैठे हुए हैं लंबे समय से और दशकों तक बैठे रहेंगे इनके इसी मानसिकता के कारण। और जिस नफरती अंदाज से, जिस गंदे तरीके से उन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, वो जरा पढ़े, अपने इतिहास को पढ़ करके आए। अगर हम उनके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग करें, उनके पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो क्या उचित होगा? हाँ, वो प्रमाण जरूर देते हैं कि उन्हीं की पार्टी ने हिंदुओं के ऊपर कत्लेआम करवाया था, अयोध्या में गोली चलवाई थी, मरे हुए लोगों पर बोरियों से बालू की बोरियां बांध करके सरयू में डुबाया था। तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो खून से सने हुए हैं हिंदुओं के, तो वो वैसा ही बर्ताव करेंगे। लेकिन मिश्रा साहब, इतिहास ऑल ऑफ अ सडन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इतिहास के पन्ने टटोले जाते हैं। अब इतिहास के बारे में जानना है तो बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं, जिसे आगे पढ़ना है वो ग्रेजुएशन, पीएचडी, मास्टर सब करता है। इतिहास के सहारे लोग एग्जामिनेशंस भी क्वालिफाई करते हैं। लेकिन राजनीति में अब इतिहास को फिर से दोहराना, पढ़ना, किसका इतिहास सही, किसका इतिहास गलत, ये क्या अब एक नई राजनीति की ओर इशारा कर रहा है? क्या विकास के मुद्दे, वह तमाम एजेंडे जो आम नागरिक से जुड़े हुए हैं, वह सब क्या इस भारी भरकम इतिहास में कहीं दब कर खो नहीं जा रहे हैं? देखिए, इतिहास हमारी विरासत होते हैं जी, और जब विरासत के ऊपर पर्दा डाला जाता है तो कभी न कभी वो पर्दा जरूर उठता है। कभी न कोई एक आंधी या तूफान ऐसा जरूर आता है या बारिश होती है कि वो जमी हुई परत जो है धूल की वो छट जाती है। और भारत के इतिहास के साथ भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा ही हुआ। शासक तो अपने लिए महिमा मंडन कराने वाला इतिहास लिखते हैं, लेकिन इतिहास अपने प्रमाण जरूर छोड़ता है। भारत वो समृद्धशाली क्षेत्र रहा है, एक ऐसी पुण्य भूमि रही है जो हमेशा आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ती रही, हमेशा युद्ध जीतती रही। और भारत के विजय का कहीं भी गुणगान इतिहास के पन्नों में नहीं दिखता है। विशेष रूप से जो आजादी के बाद इतिहास पढ़ाया गया हमारे देश को, हमारे बच्चों को, उस इतिहास में भारत का गौरव विलुप्त है। और उसी पराक्रम को, उसी स्वाभिमान को कुचलने का, मान नहीं, मतलब मिश्रा साहब, अब तो इतिहास की ऑथेंटिसिटी भी नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। इतिहास की ऑथेंटिसिटी भी अब क्या डिबेटेबल हो जाएगी?